हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका जो यूजीसी नेट का 1 अक्टूबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब आज हम लोग उसी दिन जो सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस बताए हैं उसके आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका था है इसमें फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी, यानी टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है। तो टीआरपी का फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। फुल फॉर्म क्या है टीआरपी का? टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। आप लोग बहुत सुने होंगे कि टीआरपी टीआरपी, इसकी टीआरपी बढ़ गई, इस न्यूज़ चैनल की टीआरपी बढ़ गई। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मैच द फॉलोइंग, यानी इधर देखिए आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आउटपुट डिवाइस, वेब ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर और पॉइंटिंग डिवाइस। और राइट हैंड साइड पे आपके हैं ABCD में क्रोम, B है माउस, C है मॉनिटर, D है MS वर्ड। तो देखिए, जो आउटपुट डिवाइस है वो पहले का C होगा, वो मॉनिटर है। आउटपुट का मतलब होता है कि आपको जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो आउटपुट आपको कहीं मिल रहा हो, दिख रहा हो। तो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। वेब ब्राउज़र क्या है? क्रोम वेब ब्राउज़र है, जो कि ऑप्शन ए है। आप सबके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र है, मोस्टली 90% लोग क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो पॉइंटिंग डिवाइस है, चौथा ऑप्शन, वो है माउस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है। आप कर्सर को इधर उधर घुमाकर पॉइंट आउट करते हैं मेन पॉइंट्स को। तो माउस का यूज़ कंप्यूटर में होता है, आपको पता ही है। कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो माउस का यूज़ करते रहते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है, पहले का C, दूसरे का A, तीसरे का D और चौथे का B। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सही है, ऑप्शन नंबर B, यानी 1C 2A 3D 4B। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एज फादर हैज़ 5 सन्स OPQR, देन व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिफ्थ सन। देखिए, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और थोड़ा सा भी अगर कोई इसमें ध्यान नहीं देगा तो बहुत ही तुरंत क्वेश्चन गलत होगा। देखिए क्या है, एज एज फादर, ठीक है, एज फादर हैज़ 5 सन्स, कौन? APQR। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ सन। अब फिफ्थ सन कौन है? फिफ्थ सन ए ही तो है। इसी के पिता को तो 5 बेटे हैं, तो फिफ्थ सन का नेम क्या होगा? ए ही तो होगा। देखिए कितना सिली सा क्वेश्चन है, पूछा गया है एज फादर हैज 5 सन्स OPQR, देन व्हाट इज द नेम ऑफ फिफ्थ सन। तो फिफ्थ सन ए ही तो है जिसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था COP25 हेल्ड इन विच कंट्री। तो देखिए, कॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये 25वां सम्मेलन था इसलिए COP25 लिखा है। यानी कि कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो इसका जो आंसर होगा वो है मैड्रिड, स्पेन में। देखिए, ये पहले कहीं और होना ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन कुछ चिली में जो है कि कुछ दंगे भड़क गए थे, इस वजह से इसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं क्या है। देखिए, 2 से 15 दिसंबर 2019 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज के शीर्ष निर्णय निर्मात्री निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 25वें सत्र का आयोजन किया गया। कहाँ पर? स्पेन के मैड्रिड में। हालांकि COP25 का आयोजन चिली की राजधानी सेंटियागो में प्रस्तावित था, परंतु सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनज़र चिली द्वारा असमर्थता व्यक्त करने के कारण यह आयोजन मैड्रिड में संपन्न हुआ। अब देखिए, ये तो पूछ लिया गया है कि COP25 कहाँ क्या बोलते हैं आयोजित हुआ था, तो वो है स्पेन मैड्रिड में। लेकिन अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि COP25 इससे पूर्व, यानी स्पेन मैड्रिड में आयोजित होने से पूर्व कहाँ प्रस्तावित था। तो कहाँ होना था उस समय? चिली की राजधानी सेंटियागो में प्रस्तावित था। ठीक है,
तो ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माफ़ कीजिएगा, CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि ये आपसे पूछा गया था कि इंडिया की क्या रैंक है CCPI के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया की रैंक है रैंक नंबर 9। देखिए अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं क्या है। 2019 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम रैंक्स अमंग द टॉप 10 इन दिस ईयर CCPI, यानी कि CCPI रैंक में इंडिया पहली बार टॉप 10 रैंक में शामिल हुआ है। द करंट लेवल्स ऑफ पर कैपिटा एमिशंस एंड एनर्जी आर यूज स्टिल कंपैरेटिवली लो एंड अलॉन्ग विद एम्बिशियस 2030 टारगेट्स रिजल्ट्स इन हाई रेटिंग्स फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस एंड एनर्जी यूज कैटेगरीज। इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, यही CCPI की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यही COP25 जो हुआ था इसी में बताया गया था। तो देखिए मैड्रिड में आयोजित COP25 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत पहली बार शीर्ष 10 प्रदर्शक राष्ट्रों में शामिल हुआ है। अब इसके मुख्य बिंदु हम लोग देख लेते हैं। इस वार्षिक सूचकांक को कौन जारी करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2005 से प्रकाशित होने वाला यह वार्षिक सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। यानी ये कब से प्रदर्शित किया जा रहा है, प्रकाशित किया जा रहा है? 2005 से। नेक्स्ट है इसमें देखिए, सूचकांक में राष्ट्रों के प्रदर्शन को 4 श्रेणियों में, जैसे कौन कौन सी श्रेणियां हैं? ग्रीन हाउस गैस 40%, नवीकरणीय ऊर्जा मतलब 20% और ऊर्जा उपयोग एनर्जी कंज्यूमशन 20%। उसके अलावा क्या है देखिए, जलवायु नीति 20% के अंतर्गत मूल्यांकन किया जाता है। यानी ये 4 कैटेगरीज हैं, यानी कि ग्रीन हाउस गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। इसमें देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रदर्शन के आधार पर देशों को अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न एवं अति निम्न रेटिंग में बांटा जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना एवं राष्ट्रों द्वारा किए गए जलवायु संरक्षण के प्रयासों एवं प्रगति के मध्य तुलना करना है। अब इससे संबंधित कुछ आंकड़े देखते हैं। देखिए सूचकांक में जिन 61 कंट्रीज को रेटिंग दी गई है उनमें से एक भी कंट्रीज अति उच्च रेटिंग के शीर्ष 3 स्थानों को प्राप्त नहीं कर सका है। यानी कि इस इंडेक्स में जो अपर के 3 रैंक हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये एम्प्टी हैं, किसी को नहीं मिला है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है, पहली बार शामिल किए गए राष्ट्र चिली ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 11वीं रैंक प्राप्त की है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि CCPI में सबसे पहली बार किस कंट्री को शामिल किया गया है? तो चिली को, और जिसकी रैंक क्या है 11। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूचकांक में टॉप परफॉर्मर कौन कौन है? तो अब देखिए 3 रैंक तक तो खाली है, तो 4 रैंक किसको मिली है? स्वीडन को, डेनमार्क को 5th रैंक और मोरक्को को 6th रैंक। USA के अंतिम पायदान पर होने के साथ सऊदी अरब व चीनी ताइपे अंतिम 3 प्रदर्शक हैं। USA को लास्ट पोजीशन मिला है, सऊदी अरब और चीनी ताइपे भी लास्ट 3 पोजीशन पर हैं। अब भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस सूचकांक में भारत को 66.02 अंक मिले हैं और इंडिया किस प्लेस पर है? 9th प्लेस पर है, 9वें रैंक पर, जबकि इसके पूर्व संस्करण में वह 11th प्लेस पे था। ठीक है, नवीन संस्करण की विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग देखिए, ग्रीन हाउस गैस के रिस्पेक्ट में 11वीं है भारत की रैंकिंग, नवीकरणीय ऊर्जा के में 26वीं है और ऊर्जा उपयोग में 9वीं और जलवायु नीति में 15वीं है। इसके अलावा क्या रिपोर्ट में बात की गई है, भारत सरकार को जीवाश्म ईंधन पर दी जा रही सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए रूपरेखा बनानी होगी, जिससे कोयले पर देश की निर्भरता में कमी आएगी। तो ये था आपका COP25। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सैलरी ऑफ अ मैन डिक्रीज्ड बाई 10%, देन हाउ मच अगेन हैज़ टू बी इंक्रीज टू रीच द सेम सैलरी। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 10% घटा दी जाए तो वापस जो ओरिजिनल सैलरी है उसको वहाँ तक लाने में हमें कितने % की सैलरी उसके इंक्रीज़ करनी होगी, यानी सैलरी में कितने % की बढ़ोतरी करनी होगी कि वापस उसकी ओरिजिनल सैलरी मिल जाए। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है, इसको देख लीजिए। यह है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में A% की कमी अथवा वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में वृद्धि अथवा कमी क्या होगी? देखिए फार्मूला है A/100 प्लस माइनस A इंटू 100%। अब A/100 प्लस माइनस A इंटू 100% का मतलब यहाँ पर A क्या है? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज।
अब यहाँ पर क्वेश्चन समझिए, जैसे मान लीजिए सैलरी है, सैलरी में A% की कमी कर दी जा रही है, तो कमी करने के केस में यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा। अगर A% की कमी होगी तो माइनस होगा। तो अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फार्मूला होगा, यहाँ फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इक्वल टू A/100 प्लस और माइनस A/100%। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या है, A कितना दे रखा है, 10% की कमी हो रही है। फार्मूला हमारे पास क्या है, A/100 माइनस A/100%। अब इस फार्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू। A है 10% की कमी हो रही है, ये हो गया 100 माइनस 10 और दैट इज 100%। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/90 इंटू 100। अब 1010 कैंसिल, यानी ये आ गया 100/100 डिवाइड बाई 9। अब 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 11 1/9%। तो यानी कि देखिए 11 9 जा 9 11 जा 99 और 100 यानी 100/9 ये वापस आ गया। तो आंसर जो ऑप्शन में आपका दे रखा है 11 1/9%, ये आंसर सही होगा। यानी कि वापस हमें उसी सैलरी तक पहुंचने के लिए उसकी सैलरी में 11 1/9% का इंक्रीमेंट करना होगा ताकि हम उस सेम सैलरी तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1 जनवरी 2007 को मंगलवार था, देन व्हाट विल बी द डे ऑन 1 जनवरी 2008, यानी 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 जनवरी 2007 को क्या था, 1 जनवरी 2007 को था मंगलवार। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। देखिए एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर्स में ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज होते हैं 1 और लीप ईयर में ऑड डेज होते हैं 2। तो जब भी कभी हमें डे निकालना होता है तो हम करते क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज को किससे डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ डेज को किससे डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ डेज पता करने होंगे कितने हैं। तो देखिए 1 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में टोटल नंबर ऑफ डेज होंगे 365। क्यों, क्योंकि 2007 जो है आपका नॉर्मल ईयर है। अब ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कैसे पता चलता है। देखिए लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाते हैं। जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो लीप ईयर नहीं होता है। यानी 1 जनवरी यानी जो जनवरी 2007 है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में जो डेज की संख्या होती है 365। अब मैंने फार्मूला क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाई 7। अब टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास कितने हैं, 365। अब इसको 7 से डिवाइड करिए तो 7 5 जा 35 और 1 इधर कैरी, 7 2 जा 14, यानी 1 आ रहा है रिमाइंडर। 1 क्या आ रहा है आपका, 1 रिमाइंडर आ गया और 52 वीक्स निकल गए। यानी कि 1 जो रिमाइंडर है ये है ऑड डे। अब देखिए ट्यूसडे था 1 जनवरी 2007 को। अब यानी कि अगला दिन क्या होगा, +1 ऑड डे, यानी ट्यूसडे +1 यानी कि वेडनेसडे। यानी कि 1 जनवरी 2008 को अब क्या पड़ेगा, वेडनेसडे, क्योंकि मंगल +1, मंगल में 1 ऐड हो गया तो बुधवार हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, यानी कि 1 जनवरी 2008 को बुधवार पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ CO2 एमिशंस कंट्रीज। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं वो सबसे ज़्यादा कौन कौन से देश करते हैं उसको अरेंज करना है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जक है वो है सबसे ज़्यादा चाइना है, फिर USA है, फिर इंडिया है, फिर रशिया है। तो इसको और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा फिगर में कि चाइना देखिए 28%, चाइना का क्या है एमिशन रेट 28% है। उसके बाद आप देखिए USA 15% ब्लू कलर वाला,
फिर उसके बाद है इंडिया 7%। इसी तरीके से सारी कंट्रीज़ का है। फिर रशिया है 5%। तो इसको अगर एक चार्ट में आप देखना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। रैंक देखिए चाइना की है 10.06 गीगा टन जो एमिशन करता है CO2 का, चाइना करता है, फर्स्ट रैंक पर है। यूएस करता है 5.41 गीगा टन, इंडिया करता है 2.65 गीगा टन और थर्ड रैंक है। रूस करता है 1.71 गीगा टन। फिर उसके बाद जापान है, जर्मनी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, फिर 8th पोजीशन है साउथ कोरिया, फिर 9th है सऊदी अरेबिया एंड 10th है इंडोनेशिया। तो इस तरीके से ये टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के एमिशंस में अपना योगदान दे रही हैं, जो कि बहुत ही हानिकारक है हमारे वर्ल्ड के लिए, हमारी अर्थ के लिए, ठीक है, हमारे नेचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, व्हाट विल बी द एंगल एट 2:15 यानी कि 2:15 पर कौन सा एंगल होगा। तो इसका सही आंसर है 22.5 डिग्री। अब इसका देखिए, इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसको जान लीजिए। देखिए जब भी कभी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें निकालना हो, तो अभी देखिए हमसे पूछा है, मान लीजिए ये घड़ी है, इतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन आप समझ सकते हैं, इतना तो बनेगा ही। ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे 3 है। अब यहाँ बात हो रही है कि 2:15 पे, यानी ये 5-5 का गैप होता है, 5 मिनट 5 मिनट और 5 मिनट, यानी कि 2:15 का मतलब जो घंटे वाली सुई होगी कुछ यहाँ होगी, थोड़ा सा 2 से आगे, और जो मिनट वाली सुई होगी एग्जैक्ट 3 पे होगी, यानी ये मिनट की सुई है, ये आर की सुई है। अब यही पूछ रहा है कि जो घंटे और मिनट की सुई है 2:15 पे, उनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिए वापस फार्मूले पे आते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, जब भी कभी हमें घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना होता है तो इसके 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जब घंटे की सुई मिनट की सुई के आगे होती है तो t/x मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण 30 ब्रैकेट में t - x/5 प्लस x/2 का होल डिग्री। नेक्स्ट है जब घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे होती है तो t/x मिनट पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ये हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी घंटे की सुई जो है मिनट की सुई से पीछे है। देखिए 2:15 यानी 2 पर घंटे वाली सुई होगी और 15 मिनट पे मिनट वाली सुई होगी, तो मतलब 3 पर। तो इस तरीके से हमें फार्मूला नंबर 2 लगाना है, जो कि है 30 - x/5 - t - x/2। अब यहाँ पर हमारा t क्या है, वो है हमारा 2। हमारा t क्या है यहाँ पर, t है हमारा 2, ठीक है, t है हमारा 2। तो अब इस तरीके से जब हम फार्मूला रखेंगे तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या है फार्मूला है 30 ब्रैकेट में 30 के बाद है आपका x/5 - t - x/2, x/5 - t x/5 - t - x/2 का होल डिग्री। अब देखिए 30, अब x यहाँ पर हमारा क्या है, फार्मूला देखिए, x है हम आपका x है यहाँ पर 15, ठीक है, x है आपका यहाँ पर 15 और t है 2। तो वापस यहाँ आइए, x है आपका 15 / 5 - 2 और माइनस x/2 यानी 15/2 का होल डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 3 जा 15, यानी कि ये क्या हो जाएगा 30 ब्रैकेट में 3 - 2 और माइनस ये 15/2 यानी कि ये 7.5, अभी ये ब्रैकेट में है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट आगे क्या होगा, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि 30 - 7.5 बचा, क्या बचा 30 - 7.5, तो 30 - 7.5 दैट इज 22.5 डिग्री, और यही आपका जो है आंसर होगा। तो ठीक है, व्हाट विल बी द एंगल एट 2:15, तो 22.5 डिग्री। तो इस तरीके से आज हमने टोटल क्वेश्चंस जो पूछे गए थे आपका शिफ्ट 2 में 1 अक्टूबर 2020 में, उसको डिस्कस किया है हम लोगों ने। आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।